आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नौकरियां कम, घट रहे वेतन, बढ़ रही महंगाई। महंगाई डायन से अब महामारी का रूप ले चुकी है। तेल दोहरी दशक मार चुका है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और जेब में आमदनी के नाम पे अठन्नी नहीं है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है और विपक्ष कितनी मजबूती से विपक्ष का रोल अदा कर रही है, या देश को अब एक नए विकल्प की जरूरत है? इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेवा दल जिला अध्यक्ष खरगोन, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष खरगोन नीमा गौर जी, और बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा खरगोन, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी सावले। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल इंडिया टीवी पर। चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल मेरा विजय लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, आप खुद एक महिला हैं, वर्किंग वुमेन होने के बावजूद भी गृहस्थी का जो बजट है वो अमूमन जो होता है वो महिलाओं के हाथों में रहता है। तो एक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बल्कि एक आम जनता, एक महिला के तौर पर बताइए कि क्या फर्क पड़ा है आपके बजट पर इस बढ़ती हुई महंगाई से? धन्यवाद जी। चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला सवाल मेरा विजय लक्ष्मी जी से है। लक्ष्मी जी, आप खुद एक महिला हैं, वर्किंग वुमेन होने के बावजूद भी गृहस्थी का जो बजट होता है वो अमूमन क्या होता है, महिलाओं के हाथों में रहता है। तो एक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, एक आम जनता, एक महिला के तौर पर बताइए कि क्या फर्क पड़ा है आपके बजट पे इस बढ़ती महंगाई से? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आपको कि आपने इतने अच्छे विषय को रखने के लिए दो बहनों को ही बुलाया है, नीमा जी को बुलाया है और हमें बुलाया है। और मैं अपना विषय यहाँ पर एज ए भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक आम महिला के नाते रखना चाहूंगी। तो एक आम व्यक्ति की अगर हम बात करें तो 2004 से पहले का जीवन भी आप व्यक्ति ने देखा है और 2004 के बाद का भी। अगर कुछ योजनाओं की बात करूं या आम व्यक्ति तक किसी योजना का कितना लाभ हुआ उसके डाटा अगर मैं दे नहीं रहूं तो शायद बहुत लंबा होगा, फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले 2004 से पहले ना सड़क होती थी, ना बिजली होती थी, ना अनाज होता था और लोन के मारे लोगों के घर लूट लिए जाते थे। और आज की स्थिति में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल और कहीं ऐसी योजनाएं जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सबल लोग जो सबल में पंजीकृत है, कर्मकार लोग, ऐसे कहीं मध्य प्रदेश के नागरिक जिनकी इन योजनाओं में पात्रता आती है, उनके घर में अगर विवाह जैसा अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है वहाँ पर मुख्यमंत्री जी 51,000 रुपए विवाह और निकाह होता है तो निकाह में 51,000 रुपए का योगदान देते हैं। साथ ही भोजन के विषय में आपको बता ही चुकी हूँ। कृषि क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको 0% ब्याज पर लोन दिया जाता है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो हम आज की तारीख में कह सकते हैं कि भारत में जहाँ 2004 के पहले का मध्य प्रदेश और 2004 का मध्य प्रदेश बहुत अंतर है ना। सही बात विकल्प की, तो विकल्प के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना है। विजय लक्ष्मी जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत सी योजनाएं जो हैं वो इस गवर्नमेंट में, बल्कि एमपी के तौर पे नहीं पूरे भारत देश के तौर पे मैं बात करना चाहूंगी कि आपका कहना है कि बहुत सी योजनाएं गवर्नमेंट लाई है जिससे कि रोजगार मिल सके या फिर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो फिर सवाल ये है कि जो आज जो हंगर इंडेक्स आया हुआ है, भारत देश जो है 116 में से 101 पोजीशन पे है। इसका मतलब ये है कि ये क्रिटिकल पोजीशन है हंगर इंडेक्स में। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ बीजेपी दावा करती है कि वो सामग्रियां दे रही हैं खाने पीने की, दावा कर रही है कि वो प्रोवाइड कराने की कोशिश में है एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेशियो हुआ, हंगर रेशियो हुआ, ये डाउन क्यों होता जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, निस्संदेह आपकी बात में संदेह नहीं कि आपने जो डाटा उठाया बहुत अच्छा डाटा है, पर आपको मैं बता दूं अमेरिका जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश, जापान जैसा देश, ऐसे सारे देश जो अभी क्राइसिस निकला कोरोना वायरस का, उस क्राइसिस में बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिक्स ऐसे ही डाउन हुई है। तो कोई ऐसा नहीं है कि मात्र हिंदुस्तान की ही इकोनॉमी डाउन हुई है। एटलीस्ट हिंदुस्तान की तो स्थिति ये है कि 195 कंट्रीज में हिंदुस्तान की ग्रोथ बढ़ी है, हिंदुस्तान का वैल्यू बढ़ा है, हिंदुस्तान की आम जनता की जो बातें हैं, जो कभी गर्व के साथ ये नहीं कह पाता था कि वी आर इंडियन, वो आज गर्व के साथ पूरे विश्व में कहता है कि मैम ये तो आप गलत बोल रही है, गर्व तो तब भी था भारतीय होने पे। जी, हमारे यहाँ पर गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने फॉरेन कंट्रीज को कहा है वी आर गिविंग। तो ये हमारा रेशो बड़ा है।
इसमें कम नहीं होना। कोरोना जैसे कार्यकाल में अगर डाउन हुआ है तो इसको कोई अतिशयोक्ति नहीं कह सकते आप। जी, इसी बात पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हुआ है। जी जी, इसी बात पे मैं नीमा गौर जी से सवाल करना चाहूंगी। जैसा कि अभी मैम ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि पहले, अब जो है हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, एक प्राउड मोमेंट होता है ये कहते वक्त। मतलब शायद इससे पहले नहीं था इसका, लक्ष्मी जी का शायद ऐसा मतलब है। और बाकी आपका क्या राय है, क्या ये सरकार सफल रही है, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मेरे ख्याल से ये सरकार बिल्कुल असफल रही है जी, क्योंकि हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो पूरा नीचे आ गया है भारत का। हर साल लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं जी। तो हम कैसे प्राउड करेंगे कि हम इंडियन है। तो मैम क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या कांग्रेस रोल निभा पा रही है विपक्ष का? एक स्ट्रॉन्ग का रोल, देखिए विपक्ष का रोल तो हम लोग कर ही रहे हैं मैम, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष का रोल क्या निभा पा रही है? क्या आप मानती हैं कि कांग्रेस जो है वो कमजोर पड़ चुकी है? नहीं, कमजोर बिल्कुल नहीं है कांग्रेस में अपने आप में बहुत सशक्त है। बट यहाँ पर कुछ ऐसी नीतियां चलाई जा रही हैं जैसे कि छोटे लोगों पर सरकार का वार होता है, पूंजीपति चूना लगा के भाग जाते हैं सरकार। और मेरे ख्याल से सरकार तो एक बड़ी मछली है जो छोटी मछलियों को निगल गई है। आज हमारे भारत की रैंक कहाँ आ गई है, जीडीपी नीचे आ गई है। वर्ल्ड बैंक ने हमें प्रोग्रेसिव देश की श्रेणी से पूर्व देश की श्रेणी में ला दिया है। फिर हम कहाँ से हम भारत को प्रोग्रेसिव कहेंगे? देश में बड़े बड़े लोग चोरी करके घोटाले करके भाग जाते हैं और आप उन कर्मचारियों को उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते जी। और छोटे लोगों पर आप कार्रवाई कर देते हैं। और बेसिकली तो लोगों के जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, भविष्य के सपने नहीं। जब तक वर्तमान अच्छा नहीं है तो भविष्य कैसे होगा? हम कैसे भारत के लिए गर्व कर सकेंगे? आज भारत का रैंक पॉवर्टी इंडेक्स में 115 पर आ गया है, जबकि हमारी जीडीपी, आप सामने मैडम, मैं आपकी बात का कोई विरोध नहीं कर रही हूँ, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम पॉवर्टी के इंडेक्स से बहुत नीचे आ चुके हैं। हम गरीब देशों की श्रेणी में आ गए हैं। हमें जो बड़े बड़े सपने दिखाई दे रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, सपनों से जीवन नहीं चलता है। हमें तो आम जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आज हर आदमी मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत परेशान हो रहा है। उसकी कमाई के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, कमाई नहीं हो रही, इससे हर आदमी लाचार है। ये अलग बात है। रीमा दीदी, सरकार ने 2.5 करोड़ हाउस निर्माण की है गरीब लोगों के लिए जी। और जो मैंने अभी 2 योजनाएं बताई हैं आपको, 1 रुपए किलो गेहूं, देखिए एक तो ये 51,000 वाली जो आपने योजना बताई, ये तो हमारे कमलनाथ, इसको तो बढ़ाया था 11,000 से 51,000 कमलनाथ जी ने, ये कांग्रेस ने बढ़ाया था। ये शायद आपको जानकारी नहीं हो, मैं बता रही हूँ कि ये 51,000 की राशि कमलनाथ जी ने कमलनाथ जी लाए थे। पर सुनिए लक्ष्मी जी, कमलनाथ जी की इतनी अच्छी सरकार चलाने की नीतियां थी, अगर वो 5 साल चला पाते तो मैं नहीं मानती कि भारत से बीजेपी हट जाती। लक्ष्मी जी क्या कहना चाहेंगी? लक्ष्मी जी क्या कहना चाहेंगी नीमा गौर? उन्हें चलाने नहीं दिया गया, खरीद फरोख्त करके देश को गिरा दिया गया क्योंकि बीजेपी के पास बहुत पैसा है। जानती हैं लक्ष्मी जी, बोलिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कांग्रेस के पास सही से नेतृत्व व्यवस्थित नहीं है, यही उसी का परिणाम है कि उनकी सरकार गिर गई। अब आलोचना करने से मैं फिर से आना चाहूंगी लक्ष्मी जी और नीमा गौर जी। लक्ष्मी जी और नीमा गौर जी, मैं फिर से आना चाहूंगी महंगाई पे। हमारा मुद्दा मेन महंगाई है जी। तो मूलभूत सुविधाएं अगर मुहैया नहीं हो पा रही, आज हर आदमी महंगाई की मार से परेशान है। आज मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, परेशान है, कमाई हो नहीं रही, तो आदमी लाचार है जी। लक्ष्मी जी क्या कहना चाहिए? नीमा जी मिले तो किसी विषय को भी खींच लेते हैं। नीमा जी, लक्ष्मी जी को थोड़ा वक्त दीजिए बोलने का। जी लक्ष्मी जी, 2014 से लगाकर 17 और 17 से लगाकर 22 तक आज आम व्यक्ति के पास बहुत सुविधाएं हैं। अगर हम पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे तो रोड दिखते नहीं थे, घंटों बिजलियां आती नहीं थी, और अब ये स्थिति है कि हर गांव रोशन है, हर रोड निर्मित है, हर गांव में ऐसे पक्के मकान दिखाई देता है, हमें लगता है कहीं हम शहर में तो नहीं आ गए हैं। तो इस सच्चाई को हम जुटला रहे हैं।
लक्ष्मी जी मैं मानती हूँ नीमा दीदी की, हाँ, नीमा दीदी की मानती हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक मजबूरियां होगी, किंतु सच को सच की तस्वीर से ही देखना चाहिए। लक्ष्मी जी, जैसा कि अभी आपने कहा, हाँ जी लक्ष्मी जी, जैसा अभी आपने कहा कि घर रोशन हो गए, घर तो रोशन हो गए, लेकिन जो बिजली का बिल है वो भी एक रोशन हो गया है। तो उस रोशनी की वजह से जो आम आदमी की जेब जो है वो फट रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश लक्ष्मी जी बोलिए। 100 यूनिट तक जो बिजली बिल है उसमें 50% वो माफ करता है, 100 यूनिट तक, है ना। और जो लोग सबल की योजना के हैं, जो लोग बीपीएल में है, उनको तो मुख्यमंत्री जी द्वारा। मैम लक्ष्मी जी, मैं कहना चाहूंगी कि पूरे एमपी के तौर पे सिर्फ मत बात करिए, पूरे भारत के तौर पे बात करिए, लाइक जी, क्योंकि हर जगह जो एमपी का गवर्नेंस है वो हर जगह नहीं है, तो हर जगह 50% माफ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें हम, जी बिल्कुल बताइए। योजना की भी बात करें तो 2 करोड़ 75 लाख मकानों का निर्माण किया गया है। इससे ज्यादा कहीं शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिसके तहत कहीं गरीब लोगों को काम मिला है ना। रोजगार कहाँ मिलता है? जब निर्माण कार्य होते हैं, रोड निर्माण, भवन निर्माण, तो ये जो निर्माण कार्य किए गए इनमें इनको बहुत सारा काम भी दिया जाता है। इन्हीं में टेक्निकल इंजीनियर भी लगते हैं, इन्हीं में सारे के सारे मशीनरी भी काम में आती है। तो हम इन चीजों को नहीं झुठला सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने, भाजपा के राष्ट्रीय स्तर ने जब 2 करोड़ 75 लाख भवनों का निर्माण किया है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की आर्थिक स्थिति व्यवस्थित हुई है, एक अच्छा भवन दिया, घर रहने का साधन दे दिया, अनाज फ्री में 2 वर्षों का। आप देख ही रहे होंगे कोरोना काल में जहाँ कई देशों में तो भुखमरी की स्थिति है, वहाँ भारत जैसे देश में वो जितना भी अनाज हो सका उतना माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में दिया है। तो हम इसको कैसे झुठलाएंगे? हाँ, हम यहाँ कहाँ आगे बंद कर रहे हैं? श्रीलंका को दे दीजिए, बांग्लादेश को दे दीजिए, पाकिस्तान कटोरा लेके घूमने की स्थिति में है। और ऐसे में लक्ष्मी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि क्या आप ये बात मानती, अगर आप कंपेयर कर रही है भारत को श्रीलंका से, पाकिस्तान से, तो क्या आप मान रही हैं कि भारत के हालात जो है वो इस लायक हो चुके हैं कि कंपेयर किया जाए पाकिस्तान और श्रीलंका से? नहीं, आप मतलब ये चीज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका कहाँ और कहाँ भारत है, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों, अगर आप ऐसा मान रही हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जनता त्रस्त हो चुकी है। आपको जी, कोविड जैसे समय में आप उन 2 चीजों का कंपेयर करते हैं जो 2 सिमिलर चीजें हो। जी लक्ष्मी दीदी, कंपेयर करा आपके सामने, पहले मैंने कहा अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ पर मैं कह रही हूँ जो हमारे एशिया के देश है वहाँ पर भी आप देखिए, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही थी, आप रेशो देखिए। जी, जो लोग कभी भी बोस हुआ करते थे, वो भी आज भारत के प्रधानमंत्री से किसी चीज को लेकर चर्चा करते। एक समय था हमारे प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे कथाकथी, वो कभी आंखें नहीं मिला पाते थे, कभी अपना विषय रख नहीं पाते थे। तो ये कहीं ना कहीं तो भारत के गौरव में उन्नति हुई है और उसको मानना पड़ेगा। मजबूरी है हमारी नीमा दीदी की कि वो अपने शिष्य तो ये नहीं किया। नीमा गौर जी, सवाल आपसे है, अब अगला सवाल आपसे है। नीमा गौर जी, क्या लगता है कि कांग्रेस किस नीति पे चल रही है? क्योंकि अब देश समझ नहीं पा रहा है कि कांग्रेस असल में किस नीति पे चल रही है। कांग्रेस का अपना जो वजूद है वो आखिर क्या है, वो किस नीति पे चल रही है, किस नीति पे लड़ रही है, ये समझना चाह रहे हैं, देश समझना चाह रहा है ये चीज। जी, मैं ये बता रही हूँ, कांग्रेस की नीति सिर्फ इतनी है कि वे अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहती है। जी, लेकिन संस्कृति को, हमारी आजादी के बाद जो एकता थी, हमारी जो प्रोग्रेसिव लाइन थी, उसको हम एज इट इज चलाना चाहते थे और इसीलिए चलाना भी चाहते हैं और आगे भी हम चलाते रहेंगे कि हमारे देश में भूखमरी ना हो, बेरोजगारी ना हो। ये मैं मानती हूँ, लक्ष्मी जी ने कहा कि सड़कें बन गई, पर सड़कें खाना नहीं देती हैं, बेरोजगारी तो मिटानी होगी। अनाज अगर आप 1 रुपए किलो दे रहे हो तो आप उसके सामने बजट में टैक्स आप कितने परसेंट, 37% ले रहे हो। आप कह रहे हो कि कोरोना में सरकार ने ये दिया, अगर सरकार को जितना फंड आया उतना फंड अगर यूज कर लिया होता तो कोरोना से हम बहुत पहले ही मुक्ति मिल चुकी होती। लेकिन अगर आप हमारे देश को एक पॉवर्टी लाइन के देश से कंपेयर कर रहे हो तो हमारा देश तो एक समय पर विश्व गुरु की श्रेणी में था। आज हम पॉवर्टी लाइन वाले देशों से कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। नीमा जी, अगर आप इसको दुर्भाग्य मान रही है तो दुर्भाग्य चलिए 2014 के बाद हुआ, तो 2014 से पहले आपकी गवर्नमेंट इतने लंबे समय से थी, तो क्या मतलब उसने क्या काम किया जो देश का थोड़ा बेस बन सके? ऐसा कोई काम नजर नहीं आया, तो क्या कहना चाहेंगे उस पे, जिसपे? जी बोलिए। हाँ,
कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी क्रांति लाई है देश में। आज जो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है वो भी कांग्रेस की दी हुई है। अगर आज हम कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट, ये कांग्रेस हमारे राजीव गांधी जी की देन है। तो ही हम आगे आज टेक्नोलॉजी। मैम नीमा गौड़ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कैसे कांग्रेस की देन है, टेक्नोलॉजी कैसे कांग्रेस की देन हो सकती है? मुझे तो लगता है ये साइंस की देन है। इसको लाने वाले देन लाने वाले भारत में इंट्रोड्यूस करवा कर लाने वाले हमारे राजीव गांधी हैं। नीमा दीदी, आपके राजीव गांधी जी ही कहते थे कि जब मैं वहाँ केंद्र से 100 रुपए 1 रुपए भेजता हूँ तो गांव में जाते जाते वो 10 पैसे हो जाते हैं, और उस टेक्निक का वो ही उपयोग नहीं कर पाए। ऐसा जी? अच्छा जी, मेरी बात सुनिए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आप मेरी बात सुनिए। लक्ष्मी जी आप मेरी बात जी। लक्ष्मी जी और नीमा जी, लक्ष्मी जी आपने मेरी बात किया। लक्ष्मी जी मेरी बात सुनिए। लक्ष्मी जी पूछना चाहता हूँ जी। लक्ष्मी जी और नीमा जी, हमारे संवाददाता, मैं कुछ कहना लक्ष्मी जी और नीमा जी, मैं 2 मिनट आपका चाहूंगी। हमारे संवाददाता मौजूद है हमारे साथ, महेंद्र गुप्ता जी, वो कुछ सवाल करना चाहते हैं। एक जवाब देना चाहती हूँ, उसके बाद आप सुन लीजिए। लक्ष्मी जी ने जो कहा कि आज गांव में घर बन गए हैं, छतें मिल गई हैं, आप भी वर्कर हैं, सोशल वर्कर, मैं भी हूँ, मैं भी गांव में बहुत पुअरिटी लाइन में जाती हूँ, लेकिन जो उन्हें छत दी गई उनसे मैं रूबरू होकर मैं सबसे मिलती हूँ। और आप भी ये फैक्ट को जानती हैं कि उन्हें 2.5 लाख देने के लिए 4 साल उनके घर को उनको किराए के घर में रहना पड़ा। डायरेक्ट ट्रांसफर ही सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैम ये आप लोग जी 4 साल में टुकड़ों में दिया गया, उससे ज्यादा उन्होंने किराए में खर्च कर दिया। ये स्थिति रही उनकी। नीमा जी और लक्ष्मी जी, मैं 2 मिनट आप लोग का चाहूंगी। हमारे संवाददाता कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप मुद्दे से अब हम भटक रहे हैं। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है महेंद्र गुप्ता जी, वो कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। जी महेंद्र जी। मैं दोनों प्रवक्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, दोनों से एक छोटा सा सवाल है मेरा जी। क्या गृहिणियों में महंगाई का असर हुआ है या नहीं? पहले कांग्रेस प्रवक्ता इस पर बताएं। बहुत ज्यादा गृहिणियों पर इसका असर हुआ है। गृहिणियां तो किस प्रकार का हुआ है? देखिए, उनको घर चलाने के लिए गैस की चूल्हे का, हम आज कोई लकड़ी पर तो खाना बनाता नहीं है चूल्हे पर, हर आदमी के पास गैस सिलेंडर है, और गैस सिलेंडर की आज महंगाई 1000 रुपए के पार कर गई है। अगर कोई भी राशन लेने जाते हैं, अनाज दाना पानी जो भी, आज गेहूं का रेट, चावल का रेट, तेल का रेट सब 100 के पार जा रहा है। तो बैलेंस करना हर गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल है। जिसकी एक लिमिटेड कमाई है वो कैसे मैनेज कर पाता है, ये वो गृहिणी ही जानती है। उसे मैनेज नहीं हो पा रहा है घर। आगे बताएं भाजपा से जो प्रवक्ता है जी। लक्ष्मी जी। मैं नदी ने कहा कि लोग आजकल भोजन लकड़ी के नहीं बनाते, तो मैं बता दूं कि आज भी 80% महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी वो लकड़ी की ही पर ही खाना बनाती थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत की, उससे कहीं कम से कम 2 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए गए हैं, ताकि उनको वो बिजली की वो जो खाना बनाते समय आंखों में धुआं जाता था, सांस लेने में तकलीफ आती, कई बीमारियां होती थी, उससे छुटकारा मिला। विषय आपका जो था वहाँ पर मैं आती हूँ कि क्या महंगाई का असर घर गृहिणियों के प्रभाव के बजट पर मैं बता दूं मेरी बहन को अगर कुछ चीजें ना पता हो तो तुअर की दाल 100 रुपए किलो, मूंग की दाल 100 रुपए किलो, ऐसे करके अगर मैं कहूँ तो पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूँ। अगर हल्दी का है तो हल्दी 100 रुपए किलो, धनिया 100 रुपए किलो, और ये 1-1 किलो जो धनिया है वो 6 महीने तक यूज में आता है। अब इसके बाद क्या हमारी आय नहीं बढ़ी है? प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है? जो मजदूरी करने व्यक्ति जाता है वो भी मिनिमम 300 रुपए से कम पर डे नहीं कमाता है। मैडम आप जो सैलरी, मेरी बात पूरी हो जाने से आदरणीय मैं आपका सम्मान करती हूँ, जो सैलरी उठाते हैं गवर्नमेंट की, उनकी सैलरी अगर आप देखिए तो 80,000 से 2-2 लाख तक की सैलरीज है। क्या आपने उस पर चिंतन अध्ययन नहीं किया? उसके आगे और जाते हैं हम थोड़ा सा होके कि अगर भाव बढ़े हैं तो कॉस्मेटिक चीजों की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर। आम जीवन में रोजी रोटी और कपड़ा मकान की हो रही है, और वो सारी चीजें सोशल नेटवर्क ने बहुत अच्छे के दी। कैसे अच्छी है मैडम? आप कहते हैं मूलभूत में, मेरे को जानकारी नहीं है, पर आपने भी शायद जानकारी ली होगी महिलाओं से मिलकर कि, और जो आप उज्ज्वला गैस की बात कर रही हैं,
तो गैस की टंकी से खाना नहीं बनता, उसे भरवाना पड़ता है। उसे भरवाने के लिए पैसे टंकियों का पेमेंट और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की आप सैलरी बढ़ी हुई है, पर सारी पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। इनके रोजगार भी चाहिए, इनको नौकरियां भी चाहिए। आज 2 करोड़ से लोग ज्यादा बेघर रह गए हैं, आज 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरियां नहीं मिली है। वो दूसरों की चर्चा ना करें, क्या जानकारी नहीं है? लक्ष्मी जी और जी आप बताइए। समय कम होने की वजह से एक आखिरी सवाल लक्ष्मी जी से करना चाहूंगी। लक्ष्मी जी, कहा जा रहा है ये ब्लेम ये कहा जा रहा है कि 2014 से पहले महंगाई डायन थी, अब डियर हो गई है। इससे आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल शब्दों का, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट थी मुद्दा नहीं है जी, श्वेता जी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। दिल पे हाथ रख के कहिए, इतनी सारी योजनाएं, इतनी कल्याणकारी योजनाएं, विश्व में इतनी अच्छी छवि, और अगर कुछ लड़ने के लिए नहीं है तो हम महंगाई लेके आते हैं, और कहीं कहीं तो हम धर्मों को भी लड़ा के आगे होने की बातें करते हैं। लेकिन ये महंगाई जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। ऐसा शेष नेतृत्व आया है। मैडम मैं एक बात कहना चाहूंगी, नीमा गौर जी, सुनिए, नीमा गौर जी, सांप्रदायिक का मुख्य कारण भी तो बेरोजगारी है और अशिक्षा है। शिक्षा भी तो आज मुहैया हम पूरा नहीं करा पा रहे हैं। नीमा गौर जी, लक्ष्मी जी को अपनी पूरी बात पूरी कर लेने दीजिए, सवाल उनसे था जी। लक्ष्मी जी बोलिए। लगा रहे हैं, मैं लक्ष्मी आपको भी वक्त दिया जाएगा। हाँ जी लक्ष्मी जी बोलिए। जी, मैंने वही कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं तो होता है, किसी भी छोटे से मुद्दे को उठाकर बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर भुखमरी जो है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, इसको आप छोटा मुद्दा नहीं कह सकते। ना हिंदुस्तान में ना भुखमरी है, ना अनएम्प्लॉयमेंट है। नहीं, ये इसको आप नहीं नकार सकती कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसको आप नहीं नकार सकती। हंगर इंडेक्स उठाइए, नहीं, हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है वो सीरियस कंडीशन में आता है। आपको बताया 1 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। मैम, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द COVID-19 एक्चुअली, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड। ओके, अभी आप हेलो जी, नीमा गौर जी, आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो कह रही हैं कि देश में भूखमरी नहीं है। अगर देश में भूखमरी नहीं होती तो वर्ल्ड बैंक हमें हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं ले आता। आज अब आप हमारा देश नीचे कैटेगरी में आया है, इसका मतलब क्या है? हमारी बहन से ये पूछिए। नीमा गौर जी, मेरा एक सवाल है आपसे। नीमा गौर जी, 1 मिनट। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये भुखमरी और ये बेरोजगारी महंगाई का ला रहा है। तो महंगाई तो इतनी बड़ा मुद्दा है जिससे हमारा भारत देश पीछे पीछे होता जा रहा है। जब खाने को राशन नहीं होगा, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, तो देश चलेगा कैसे? जी नीमा गौर जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि अगर आप कह रही हैं कि आप क्या है कि कांग्रेस का एक राजनीति बन चुका है ब्लेम गेम का, कहा जाता है ऐसा, ठीक है, आप ब्लेम गेम करती है, बट मुझे आपसे जानना है कि अगर आपका गवर्नमेंट होता तो आप ये महंगाई करने के लिए क्या अप्रोच कर रही होती? शायद आप लक्ष्मी जी की जगह बैठकर सिर्फ डिफेंड कर रही होती। फर्क इतना होता है। नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका विकल्प क्या है? अगर डिफेंस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो जो सच्चाई है मुझे बहन को भी बता रही हूँ। अगर वो नहीं जानती है तो उसके मैं क्षमा चाहती हूँ, पर जो सच है मैं बताऊंगी उन्हें। जी बिल्कुल बिल्कुल। चाहते हैं कि नीमा जी आगे चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की दावेदार। इसलिए तो हमने नीमा जी से पूछा। आपको मेरी शुभकामना है, उनको वहाँ नहीं। नीमा जी बहुत शुभकामना है, पर आप ये मत कहिए कि लक्ष्मी जी जानकारी नहीं है, आप बात को मोड़ रही हैं। लक्ष्मी जी 2 मिनट नीमा जी को दे दीजिए, 2 मिनट नीमा जी को दे दीजिए, इनको अपना पक्ष रखने के लिए कि एज ऑफ कांग्रेस पार्टी क्या करती है इस चीज के लिए? क्या आपके पास क्या है, आप क्या करती है इस चीज को? क्या? जैसा कि कहा जाता है कि जो कांग्रेस है वो अब जो है इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि सिर्फ ब्लेम गेम का काम कर रही है, ठीक है, ब्लेम करने का। तो आप इस चीज को कैसे, मतलब आप इस कैसे सुलझाएंगे? तो मैं इसे कतई स्वीकार नहीं करती कि ब्लेमिंग गेम हो रहा है। ये भाजपा कह रहे हैं कि ब्लेमिंग गेम कर रहा है। अगर पीछे मुड़कर आप देखेंगे तो इन लोगों ने सिवाय ब्लेम के कभी कुछ किया ही नहीं है।
मैम मेरा सवाल जो था वो अभी अनआंसर्ड है। मैं सिर्फ आपका ब्लेमिंग बात का ही उत्तर दे रही हूँ। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा है कि भारत में भूखमरी नहीं है, तो इन्हें मैम मैं फिर से अपने सवाल पे आना चाहूंगी। जैसा कि आप बोल रही हैं कि भुखमरी या फिर ये सब चीजें जो आप बीजेपी को कह रही हैं, तो आप एज अ कांग्रेस आपका क्या डिसीजन होता है? कौन सी ऐसी नीति आती है जिससे ये सब चीजें कम की जा सके? क्योंकि अगर कांग्रेस कुछ काम कर रही है, अगर कांग्रेस फ्यूचर ऑफ इंडिया के लिए काम कर रही है, अगर कांग्रेस चाहती है कि वो फिर सत्ता में आए, तो कुछ ना कुछ नीति उसके पास होगी। तभी वो इस बेस पे बात कर रही है कि जो महंगाई है वो अनावश्यक है या फिर ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। तो आपके पास क्या क्राइटेरिया, आपके पास क्या विकल्प है इसका? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। हाँ सुनिए, हमारे देश की जो हमारी संस्थाएं हैं उन्हें बेचा ना जाए। हमारी कमाई हमारे भारत की कमाई भारत में ही रहे। आज हर भारतीय कंपनी रिटायर होने की कगार पर आ गई। तो भारतीय रेलवे, भारतीय एयरलाइंस से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां सब बिकती जा रही हैं। तो अगर मेरा देश में ये सारी कंपनियां बिकेंगी तो मेरे देश के नौजवानों को काम कहाँ से मिलेगा? और जब काम मिलेगा, कांग्रेस की यही नीति है कि बेरोजगारों को काम दिया जाए, और अगर काम मिलेगा तो खुशहाली जरूर आएगी। ये बात महंगाई भी घटेगी। हाँ जी, जैसा कि अभी ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा कि 70 साल से आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, काम ही दिया, उसमें क्या कहना चाहेंगी? ओ माय गॉड, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 70 साल से भारत में क्या, कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल पहले का जीवन देखिए और आज का जीवन देखिए, कितना गुमराह नहीं किया। आप जीने का हक दिया, मैडम जब यूथ सचिवालय लगा तो आप उसको धर्म के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पे और गरीबी के नाम पे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने आजादी के लिए कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस ने आजादी दिलवाई। कांग्रेस ने आज कांग्रेस नेता का नाम सुनना चाहूंगी जिन्होंने आजादी के लिए। मैम आप लोग लक्ष्मी जी और नीमा जी, आप लोग लक्ष्मी जी और नीमा जी सब आप ये कह रही है कि ब्लेमिंग कर रही है, ये तो खुद ही ब्लेमिंग कर रही है। लक्ष्मी जी और नीमा जी आप सही तरीके से पेश कीजिए। ब्लेमिंग करने से कुछ नहीं होगा। जो सच है वो सच ही रहने वाला है, और सच्चाई तो सबको स्वीकारनी ही होगी। सभी लोग सच्चाई स्वीकार कर चुके हैं 14 से 17 तक, और 22 से आगे भी स्वीकार करेंगे। 14 से मैडम लक्ष्मी जी, 14 से आज हम 2022 में हमारा देश इतने नीचे कैसे आ गया? जब आप बीजेपी सबसे सम्मानित देशों में है, देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार है, देश में मेक इन इंडिया हुआ, देश में वोकल फॉर लोकल हुआ, योजना हुई, योजना में लक्ष्मी जी हम चर्चा करने बैठे तो सुबह से शाम तक हम नीमा गौर जी और लक्ष्मी जी आप मान लीजिए, मान लीजिए मैडम, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मान लीजिए एक महिला है, महिला का दर्द समझिए, महिलाएं आज की दर्द से जुड़ी हुई है, ये आप मान लीजिए। हम 2014 से 2022 तक आप कह रहे हैं हम सम्मानित देशों में आ रहे हैं। अरे हम तो देशों में 4th लाइन में आ गए, और आप कह रही हैं सम्मानित देशों में आ गए। हम विश्व गुरु से नीचे की तह पर आ गए, और आप कह रही हैं हम सम्मान पा रहे हैं। हम विश्व में कहीं सम्मान नहीं पा रहे, हम तो नीचे। जितनी योजनाएं में बताई, योजनाएं चली गई या नहीं? कौन सी योजना है? आपकी योजनाएं वो जो इंदिरा जी ने चलाई थी, उन योजनाओं को बीजेपी ने अपने नाम से चलाना शुरू कर दिया। आप एक्चुअली पूरा रीडिंग नहीं करती है। अगर पूरा योजना में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, सुनिए, आदरणीय का नाम नहीं है, आदरणीय मोदी जी को सत नमस्कार। लक्ष्मी जी और नीमा गौर जी, लक्ष्मी जी और नीमा गौर जी, समय के अभाव के कारण हमें ये जो डिबेट शो है इसको खत्म करना पड़ रहा है, और बाकी मुझे लग रहा है कि हम मुद्दे से भटक भी चुके हैं। हमारा मुद्दा महंगाई था, बट अब गवर्नेंस में आ चुके हैं। जी तो मैम नीमा गौर जी, मैं चाहूंगी इस डिबेट को फिलहाल खत्म करना, क्योंकि समय का अभाव है। और हमें मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं तो महंगाई के मुद्दे पर ही बात कर रही थी, दर्द बता रही थी। राजनीति पर मैडम लक्ष्मी जी आई है, पर मैं लक्ष्मी बात का विरोध नहीं कर रही। पार्टी के लिए बोले हैं, अच्छा बोल रही हैं, और मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। योजनाएं हाथ में लेती देखी, इसके अलावा मैं कोई राजनीति वाला विषय नहीं कर रही। जी, राजनीति तो दोनों पार्टी कर रही है। मैम आप नीमा गौर जी, आप इसको
एक मिनट, मुझे लक्ष्मी दीदी से एक सवाल पूछना है। ये जी। जो उज्ज्वला गैस की बात कर रही हैं, मैं मध्य प्रदेश के नहीं यूपी के प्रदेशों में भी घूम कर आ रही हूँ। आपने गैस की टंकी दे दी, वहाँ लोग खाली टंकी लेके वापस चूल्हे पर कर रहे हैं, बोले उसे भरवाएगा कौन? हमारे घर तक गैस की नीमा टंकी दीदी 1000 से ऊपर लग रहा है। मैं पिछले 2 साल से उसकी सारी लिस्ट मेरे हाथ में है। उसमें पेमेंट भी उस हितग्राही के खाते में डलता है जिसको गैस डलवानी है। मैडम देख लीजिए, आपका तो आपसे देखा, कई पेट्रोल और पंप में और गैस एजेंसी में मैंने देख लीजिएगा। सुनिए मैडम, मैंने जो लोगों के इंटरव्यू लेकर गांव में उसे फेसबुक पर डाला भी है कि वो महिलाएं कितनी पीड़ित है। नाम सहित आज मैं आज आपको बताती हूँ, जिस उन गाँव में जाकर आप देख लीजिए कि वो कितनी पीड़ित है। ऐसा जी जी नीमा गौर जी, ऐसा जी एक छोटा सा सवाल है नीमा गौर जी से जी कि आने वाले समय में चुनाव है तो क्या कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे को प्राथमिकता देगी या नहीं देगी? जी, मुद्दा तो बहुत बड़ा है। भारत के जीवन जीने के लिए महंगाई तो उसको हटाने का ही तो मुद्दा है। हमें महंगाई रहेगी तो हम भारत का जनजीवन सामान्य कैसे कर पाएंगे? हमारा वो बेसिक मुद्दा है। हमारा बेसिक मुद्दा महंगाई हटाने का और अपनी संस्कृति के बचाने का है। जी। अभी Thank फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।